किसान भाइयों कहते हैं पैसे पेड़ पे उगते हैं। नहीं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन हाँ, किसान है जो पैसे का पेड़ भी उगा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पैसे का पेड़। आप इसकी खेती करके प्रति एकड़ 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। और कैसे कमाना है इसके बारे में डिटेल जानकारी भी देंगे कि आप किस तरीके से कमाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम पूरी जानकारी देंगे। और आपको यदि एकड़ से 10 लाख रुपए कमाना है तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है आपके लिए खास। किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर राहुल पटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पपीते की खेती के बारे में। पपीते की खेती पूरे भारत भर में होती है। और उत्तर भारत का जो जलवायु है ये पूरी तरीके से पपीते की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन इस थोड़ी सी जो विपरीत परिस्थिति है इसमें भी पपीते की खेती हो सकती है। कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पपीते की खेती में अक्सर कुछ बीमारियां आती हैं और समस्याएं थोड़ी ज़्यादा आती हैं। लेकिन जिस हिसाब से भारत में, उत्तर भारत में पपीते के रेट हैं, उस हिसाब से पपीते की खेती करके किसान भाई काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि भारत में जो उत्तर भारत का ये उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा, ये सब स्थान है। यहाँ पर समय की बात करें तो पपीते की खेती वैसे तो 2 टाइम बताया जाता है। एक तो फरवरी मार्च का समय और फिर एक सितंबर अक्टूबर का समय होता है। लेकिन जो सबसे उपयुक्त समय है और जिसका हमने अनुभव किया है प्रैक्टिकली, क्योंकि हम दोनों समय में पपीते की खेती कर चुके हैं, सबसे उचित समय इसका है फरवरी और मार्च का महीना। जब गर्माहट शुरू होती है, तापमान बढ़ने लगता है, 20 डिग्री से ऊपर आने लगता है, उस टाइम पर जो पपीते का हम प्लांटेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छे से इसका पौधे लग जाते हैं और ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाता है। और तापमान ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से इसमें गलन की और पपीते के पौधों को मरने की समस्याएं नहीं होती हैं। तो समय की बात हो गई, सबसे उचित समय आपका फरवरी मार्च है। और इसमें इसका काफ़ी और भी प्रभाव है जो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे क्या फ़र्क इसका पड़ता है। और इसके बाद बात आई, हमको कॉमर्शियली पपीते की खेती करना है, इसको बेचना है, अच्छा भाव लेना है, तो वैरायटी कौन सी होनी चाहिए। भारत सरकार की सरकारी संस्थानों से कई ऐसी वैरायटियां हैं जो पपीते की निकली हुई हैं। लेकिन उनका यहाँ पर बाज़ार भाव अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है। और यदि इसमें कोई ऐसी वैरायटी है जिसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, फल ठोस बनते हैं, अच्छा कलर आता है और आगे इसको जो है 7-8 दिन तक, 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो आप उस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। एक विदेशी वैरायटी है ताइवान की रेड लेडी 786। वैसे कई विदेशी वैरायटी हैं, लेकिन सबसे अच्छी वैरायटी जो है ये ताइवान की रेड लेडी 786 वैरायटी है। इसमें प्रति पौधे से उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। और इसका जो है कीपिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फलों की साइज़ छोटे से लेकर बड़े हर टाइप के इसमें फल आपको मिलते हैं। इसमें 3 टाइप के फल आते हैं। एक तो गोल बड़े साइज़ का है, और फिर एक एक फल में, एक पेड़ में इसमें लंबे साइज़ के फल बनते हैं, और एक ही पेड़ में गोल और लंबे दोनों टाइप के फल बनते हैं। ये इसमें ऐसा होता है कि ये पौधा जो है उभयलिंगी होता है। इसमें नर मादा एक ही पौधे में होते हैं और हर पौधे में आपको इसमें फल आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नर वाला निकल गया तो उसमें फल नहीं बनना, हर पौधे में आपको इसमें फल बनेंगे। और सीड का ये वैरायटी की बात हो गई। अब यदि आपको फरवरी में या फिर मार्च में इसका प्लांटेशन करना है, पौधे को तैयार करने में करीब 50 से 60 दिन का समय लगता है। तो आप नर्सरी यदि खुद से तैयार करना चाहते हैं तो आपको नवंबर से ही इसकी नर्सरी की तैयारी करनी है। और नर्सरी की तैयारी थोड़ी मुश्किल होती है, पॉली हाउस में या और अन्य कहीं किसी जगह पर यदि इसकी नर्सरी की तैयारी की जाती है तब आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे जो सही माध्यम है, आप किसी सर्टिफाइड या विश्वसनीय संस्थान से, किसी नर्सरी से आप इसके पौधे को मंगा लें। थोड़ा महंगा पड़ेगा, नर्सरी खुद से तैयार करेंगे और अच्छे से तैयार कर लिए तब तो ठीक है, नहीं तो वो भी आपका महंगा ही पड़ जाएगा, क्योंकि सीड काफ़ी महंगा आता है और पौधे यदि इसमें जमने के बाद मर गए तो फिर आपका महंगा ही पड़ेगा। और ऐसे आप नर्सरी लेंगे तो आपको बराबर साइज के सारे पौधे मिल जाएंगे, एक ही बार में आप पूरे खेत को लगा सकते हैं। अब आपने पपीते की नर्सरी ढूंढ लिया, आप नर्सरी बुक कर लिए, और आप मान के चलिए आप 15 फरवरी
के आसपास इसका प्लांटेशन आपको करना है। वैसे पूरी फरवरी से पूरा मार्च तक कर सकते हैं, तो मान के चलिए 15 फरवरी उपयुक्त समय है। तो आपको अब खेत की तैयारी कैसे करनी है, इससे पहले आपका खेत खाली होना चाहिए और खेत में जो पुराना कोई भी फसल है उसके अवशेष को आप अच्छे से जुताई करके उसको ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो जो पुराने अवशेष हैं उसमें काफ़ी फंगल डिजीज़ होंगी, मिट्टी में उसका इफ़ेक्ट होगा और फिर उसमें जो कीड़े हैं और वायरस हैं ये सब भी उसमें होंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से, मतलब हैरो से या फिर और भी कई टाइप के हल आते हैं जिससे आप इसको अच्छे से जुताई करिए, इसकी पूरी खेत की मिट्टी पलट जाए, जो भी अवशेष हैं वो ज़मीन में नीचे दब जाएं। और उसके बाद जो है जब ये इस टाइप से दब गए हैं फिर आपको ऊपर से इसमें रोटावेटर से अच्छे से आपको इसकी मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है। मिट्टी को भुरभुरी बना लिए और आपने यदि पहले गोबर की खाद डाला है ये इससे फसल से पहले तब तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रति एकड़ कम से कम 3 ट्रॉली गोबर की खाद जुताई के टाइम पे ही आपको रोटावेटर से, जब आप जुताई कर रहे हैं या उससे पहले ही आप, क्योंकि जब आप मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई कर लेंगे फिर आपका उसमें ट्रॉली जा नहीं पाएगा, तो पहले ही आप इसमें गोबर की खाद डलवा दें। और इस तरीके से खेत में गोबर की खाद को आपने मिक्स कर दिया। गोबर की खाद काफ़ी ज़रूरी होता है और यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है, गोबर की खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है, आपने खेत में पहले से भी गोबर की खाद नहीं डाला हुआ है और खेत में आप पहले से सब्जियों की खेती नहीं कर रहे हैं, जैसे गेहूं है, धान है या ऐसे कोई साधारण खेती कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है खेत में हम ज़्यादा तक खादों का प्रयोग नहीं करते, तो पोषण उस खेत का कम होता है। तो इन सब बातों का भी आगे चलकर आपके पपीते के फसल पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पपीते की फसल ऐसी है, एक पौधा आपका जो है करीब 70-80 केजी, 1 क्विंटल से ऊपर का भी उत्पादन देने की क्षमता रखता है। तो जब उसको भोजन बनाने के लिए सारे खाद्य पदार्थ और पोषक तत्व तो मिलेंगे तभी वो भोजन बनाएगा। खेत में आपके उतना पोषक तत्व तो है नहीं और खेत की मिट्टी भी आपका काफ़ी मायने रखती है, किस टाइप की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए कि पानी बांध के रखे और भारी मिट्टी हो, तो उसमें आपका गलन वाला रोग आने लगेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और सबसे ज़रूरी जो आपको बात का ध्यान रखना है, आपका जो खेत है वो ऐसी जगह पर होना चाहिए कि वहाँ से जल निकास की बहुत अच्छी सुविधा होनी चाहिए। बरसात हो, 1-2 घंटे के अंदर खेत से पानी निकल जाए तो सबसे सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पपीते को पानी से होता है और पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पानी की सुविधा ना हो तब भी पपीते की खेती हो जाएगी। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो खेत आपका इस तरीके से होना चाहिए, समतल होना चाहिए और समतल होने के लिए आप इसको लेजर लेवलर ज़रूर करवा लें। लेजर लेवलर खेत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लेजर लेवलर यदि आपका नहीं है, कहीं ऊबड़-खाबड़ है, तो जहाँ पर ऊंचा रहेगा वहाँ कम पानी मिलेगा, जहाँ गहरा रहेगा वहाँ ज़्यादा पानी मिलेगा उसको। पौधे गलेंगे, कुछ पौधों में कम पानी मिला तो उसमें कम पोषक तत्व जाएँगे, तो वो आपका वो रेगुलरिटी नहीं बन पाएगी। आपको अच्छा प्रॉफ़िट कमाना है, क्योंकि पपीते की खेत से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट कमाने वाले हैं। तो आप एकड़ में 1000, 2000, 3000 का खर्चा ले इसमें करिए, क्योंकि आप जब पूरी लागत और हर मेथड को अच्छे से आप फॉलो करेंगे, वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और यदि आप वास्तव में इसकी खेती आगे चल के करना चाहते हैं या नए किसान हैं, 1-2 साल आपने खेती की, आप सफल नहीं हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सी जानकारी मिलेंगी, जो आप गलतियाँ करते आ रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप वो गलती नहीं करेंगे और आगे चलकर इसकी खेती में आप सफल हो पाएंगे। तो इसलिए हम वीडियो में पूरा डिटेल में बता रहे हैं, तो पूरी वीडियो लंबी होगी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब खेत को समतल आप समतल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि अभी लेजर लेवल 1 साल 2 साल पहले भी हुआ है, मतलब कि जल बराबर उसमें पहुँचे और जल निकास की सुविधा हो, ऐसा होना चाहिए। ड्रिप की इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि ड्रिप का यूज़ किया जाए, लेकिन यदि ड्रिप का व्यवस्था है तो अच्छा है, क्योंकि ड्रिप से जब हमको खाद देना है तब दे सकते हैं और पानी का जो हम अपने हिसाब से इसमें प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कह रहे कि ड्रिप ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। अब इसमें क्या करना है, दूरी की बात, पपीते का जो आपको प्लांटेशन करना है, इसमें कई बातें ध्यान में रख के इसकी दूरी को हम निर्धारित करते हैं। जैसे आपके पास जुताई का क्या साधन है, आपके पास खुद का ट्रैक्टर है, तो आप एक नाली को इतना चौड़ा लेकर चलिए जिसमें आपका ट्रैक्टर चल जाए, तब आपको 10 फीट पौधे से पौधा की, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखनी पड़ेगी और उस टाइम पर आप पौधे से पौधा 5 फीट भी रख सकते हैं, 6 फीट भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है पौधे से पौधा। ये हो गया। और यदि आपके पास पावर टिलर है या छोटा वाला ट्रैक्टर है, तो आप लाइन से लाइन की दूरी
7 फीट और पौधे से पौधा 7 फीट रख सकते हैं। 7 गुणे 7 49 स्क्वायर फीट। आपको 50 स्क्वायर फीट से लेके 60 स्क्वायर फीट तक की दूरी रखनी है। 7 गुणे 8 रख सकते हैं और 7 गुणे 9 रख सकते हैं, 8 गुणे 8 रख सकते हैं। तो ये सारा तरीका है। और हमने जो इसमें किया था, हमारे पास छोटा वाला पावर टिलर था और वो बैक रोटरी था, तो उससे बीच में नाली बनती थी और बगल में बेड बन जाता था। तो हमने लाइन से लाइन के बीच की दूरी 6 फीट रखा था और पौधे से पौधे की दूरी 9 रखा था। तो ये 54 स्क्वायर फीट हुआ। तो इस तरीके से 50 से 60 स्क्वायर फीट यदि हम देख के चलते हैं तो आपका 700 से 770 780 पौधे प्रति एकड़ क्षेत्रफल में आपके आ जाते हैं। आप अपना रकबा देख लीजिए, कितने दूरी पर आप लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जो पौधे हैं 10% एक्स्ट्रा पौधे आप मंगा कर चलिए। आपको यदि 700 पौधे चल रहे हैं तो 10 नहीं 5% मान के चलिए, 30 35 40 पौधे आप एक्स्ट्रा मंगा कर उसको रख लीजिए। वो इसलिए क्योंकि कुछ पौधे मरेंगे तो आप वहाँ पर ट्रांसप्लांट जल्दी कर लेंगे और सारा आपका जो खेत है वो खाली नहीं जाएगा। तो इतना आपको एक्स्ट्रा थोड़ा मंगा के रखना है। अब खेत की तैयारी में क्या करना है, खेत की जुताई हो गई है। रासायनिक खादों की बात करें तो उसको आपको ऐसे पूरे खेत में नहीं देनी है, आपको बेड बनाना है। अब बेड आप कैसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके हैं। या तो आप ट्रैक्टर के पीछे कोई बेड मेकर है उससे आपको बेड बना देते हैं, या तो फिर आप पावर टिलर से बेड बनाते हैं, या आदमियों से जो है उसको फावड़े से वो करके आप बेड बनवाते हैं। दो तरीका है, एक तो आपका मल्चिंग का है। बेड बना के आपको मल्चिंग करके, ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, ड्रिप हो तो आप ड्रिप लगा के बेड बना के मल्चिंग करके करिए। ड्रिप नहीं है फिर भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। दो तरीका हम बता रहे हैं। एक तो आपको सीधा बेड बनाना है। बेड बनाने का करीब जो है ऊपर बेड का जो है 2.5 2 फीट के आसपास ऊपर ही रहेगा और नीचे 3 फीट। तो एक चौड़ा आपका बेड बन जाएगा आपका 3.25 फीट और 3.5 फीट वाला, 1 मीटर 1.25 मीटर वाली आपकी मल्चिंग उसमें लगेगी। मल्चिंग आपको 25 माइक्रोन का लेना है क्योंकि लंबी अवधि की है, 1.5 से 2 साल चलेगी। तो 25 माइक्रोन कम से कम होनी चाहिए और इसकी मोटाई अच्छी होती है तो इसमें जो है खरपतवार ऊपर तक नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, बेड बेड बनाकर जितना दूरी लिया आपने मल्चिंग लगा दिया। मल्चिंग को अच्छे से ढकना है और उसके बाद होल काटना है। होल आपको 6 इंची का होल काटना है, बड़ा साइज का होल काटना है। और होल जब काटेंगे उसके बाद क्या करना है, होल के चारों तरफ आप इसमें मिट्टी रख देंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि बेड के नीचे जो भी इसमें नमी होगी और फिर ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वहाँ से जो गर्मी निकलती है इसी होल के माध्यम से निकलेगी और जो नए पौधों का हम प्लांटेशन करेंगे वो पौधे जल जाएंगे। और या फिर उसके जो है जो तना है, तने के पास जलन हो जाएगी, तना जो है डंपिंग ऑफ की समस्या होगी, पौधे जलने लगेंगे। तो इसलिए वहाँ पर चारों तरफ हमको मिट्टी रखनी है। जब हम मिट्टी रख देंगे तो उसमें जो है गर्म हवा उधर से नहीं निकलेगी और पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। तो ये तरीका हो गया। और फिर बेड बनाते समय हमको खाद देनी है। अब आपके पोषक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। आपने गोबर की खाद मान लीजिए नहीं डाला है तो आप बेड में ही बेड बनाते समय जैसे आपने जुताई कर दिया, जिधर आपका बेड बनना है एक लाइनिंग आपने निर्धारित किया, वहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसके साथ ही आप डीएपी, पोटास और माइक्रो न्यूट्रेंट ये खेत के हिसाब से या आपके हिसाब से आप दे सकते हैं क्योंकि कई बार आपको खाद देना है। हम कोई एग्जैक्ट निर्धारित मात्रा हम ऐसे नहीं बताएंगे कि आपको क्या देना। आप अपने जो आपका खेत के जिस तरीके से पोषक तत्व है आप जैसे समझते हैं कम या ज़्यादा दे सकते हैं। प्रति एकड़ शुरुआत में आप 2 बोरी डीएपी और करीब जो है 30 केजी के आसपास पोटास और यूरिया आपको नहीं देना है। और इसी के साथ सागरिका 10 केजी और 5 केजी जो है आप इसमें देंगे मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट। और 5 केजी आपको इसमें देना है जैसे ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और इस टाइप के जो जाइम आते हैं। और अलग अलग हम कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप जब उस थैले में देखेंगे तो उसमें कुछ विटामिन्स, प्रोटीन्स ऐसे दिया होता है और वो जड़ों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं कि वो जड़ों का ग्रोथ अच्छे से करते हैं। तो उनको आपको मिट्टी में देना है, ये सीधे बेड में आप दे देंगे। फिर इसके बाद जैसे आपने मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट दे दिया, और भी बहुत तरीके आपको बताते जाएंगे और भी क्या क्या होता है, जैसे कैल्शियम, बोरान, ये सब भी आप आपकी क्षमता, आप जितना लागत लगाते हैं आपके खेत की तैयारी जैसे उसके हिसाब से दे सकते हैं। जैसे बोरान की बात करें तो इफ़को का बोरान आता है 10% वाला और वो जो होता है वो मिट्टी में डालने के लिए होता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं मिट्टी में डालने के लिए। एकड़ में आप 3-4 किलो बोरान डाल दीजिए। और कैल्शियम की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम आपको ऐसे अभी नहीं देना, आप मिक्स वाला दे दीजिए। इतना आप दे के आपने बेड बना दिया, मल्चिंग लगा दिया।
तो एक तरीका ये हो गया, बेड बना के मल्चिंग लगा के उसमें आपने जितनी दूरी पर प्लांटेशन करना है आपको पता है, हमने बता दिया कितना दूरी रखना, वहाँ पर आप होल करेंगे, होल में आपको प्लांटेशन करना होगा। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये है, पूरे खेत की आपने अच्छे से जुताई कर दिया है, समतल हो गया है, आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है, सीधी लाइन में आपको नाली खींचनी है, गहरी नाली बनानी है, उसकी मिट्टी को दोनों तरफ में रख देना है। नाली खींचने के बाद जब मिट्टी दोनों तरफ रख देंगे तो आपको हर नाली के एक ही साइड में, एक साइड में करीब 1 फीट की दूरी पर आपको निर्धारित करना है कि कहाँ पर हमारा प्लांटेशन होना है। हर एक फीट की दूरी पर, नाली से 1 फीट की दूरी पर आपको पौधों का प्लांटेशन करना है। और इसमें भी जब आप नाली बनाएंगे तो उसी टाइम पर आपको खाद, जहाँ पर नाली बन रही है उसी तरफ से खाद पहले डाल दीजिए, फिर वही मिट्टी आप एक साइड में जब रखेंगे तो उसी में आपका खाद मिक्स हो जाएगा। हम खाद पूरे खेत में डालने के लिए इसलिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरे खेत में खाद डाल देंगे, आपका पौधा 2-3 महीने तक तो पूरे खेत से उसकी जड़ें फैलेंगी नहीं, तब तक आपके खेत में जो खरपतवार उगेंगे, खाद ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से जल्दी जल्दी उगेंगे, बहुत बड़े खरपतवार हो जाएंगे, वहाँ से रोग बीमारी आएंगे, कीड़े बढ़ेंगे, और जो खाद दिए रहेंगे वो भी आपका नुकसान होना है। तो यदि आप गोबर की खाद डालते हैं तो पूरे खेत में डाल सकते हैं जब आपको मिलाना है, बाकी कोई भी खाद आपको ऐसे नहीं डालना है, उसका सही से उपयोग करना है। तो दूसरा जो तरीका है, आपने नाली बना दिया, नाली के किनारे पर आप प्लांटेशन करेंगे। शुरू में आपको 2 दिन 3 दिन इसमें बाल्टी और लोटे से पानी देना है, हर पौधे में 1-1 लोटा, 1 लीटर या आधा लीटर। और जब आपको प्लांटेशन करना है तो आप जब प्लांटेशन करेंगे तो जितना आपका पौधे की मिट्टी होती है, जितना, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक हल्की में मिट्टी रखनी है, और पौधे के चारों तरफ एक गोला बनाना है ढाल टाइप से, कि पानी डालें तो वो दूर पानी गिरे, सीधे तने पे पानी टच नहीं होना चाहिए। तो आपने प्लांटेशन कर दिया। और एक एक खाद और हम बताते हैं, यदि आप गोबर की खाद नहीं डाल पाते हैं तो एक ह्यूमिक एसिड आता है पाउडर, ऐसे आप दुकान में लेंगे तो आपको 300 रुपये, सुपर पोटेशियम ह्यूमेट आता है, 300 रुपये में आधा किलो मिलेगा, 500 रुपये 600 रुपये किलो मिलेगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा आप सर्च कर सकें, आप इंडिया मार्ट से मंगा सकें, तो 120 या 150 रुपये केजी आपको मिलेगा, लेकिन 25 से 30 केजी आपको ख़रीदना पड़ेगा। हमने कई बार इसको ख़रीदा और पूरे खेत में यूज करते हैं। गोबर की खाद में जो ब्लैक ब्लैक रस निकलते हैं, इसमें मैक्सिमम मात्रा ह्यूमिक एसिड की होती है, गोबर से विघटित होकर ह्यूमिक एसिड बनता है। और ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ये ऑर्गेनिक होता है। यदि आप ह्यूमिक एसिड पाउडर को आप डाल देते हैं तब भी आपके खेत में काफ़ी इसका जो है रोल होगा जड़ों की वृद्धि में, और जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। और ह्यूमिक एसिड के बारे में और भी बहुत सी जानकारी है, कभी इसके लिए सिंगल एक वीडियो में हम आपको इसके डिटेल बताएंगे, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, कैसे इसको यूज करना है। ह्यूमिक एसिड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर जब आप प्लांटेशन कर देंगे तब आपको क्या करना है, आप ह्यूमिक एसिड उसको घोल 1 ग्राम या आप 15 ग्राम जो है ह्यूमिक एसिड, या 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड 30 लीटर पानी के हिसाब से लेके चलिए। और इसके साथ आप NPK 18-18-18 या 20-20-20 ले लेंगे। और आपको इसके साथ फंगिसाइड लेनी है, साफ या फिर जो है कार्बेंडाजिम, ये भी आप 10 ग्राम मान चलिए 30 लीटर में, हल्की मात्रा हमको लेनी है। तो यही 3 चीज़, उसको जो ड्रेंचिंग मतलब पानी में मिला के जब आप पानी उसमें डालेंगे 2 दिन 3 दिन, तो इसको डाल दीजिए। अब इसी के साथ हम और बता देते हैं, उसको आप 2 या 3 को एक साथ मिक्स करके इन सबको देना है। NPK हो गया, फिर आपको इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि बैक्टीरिया के लिए होता है, बैक्टीरिया नाशक होता है, उसको आप जो है 3 ग्राम जो है करीब 15 लीटर के हिसाब से। और जब भी आप स्ट्रेप्टो का यूज़ करेंगे, स्ट्रेप्टो का यूज पपीते में होगा, तो आपको इसको गुनगुना पानी लेना है, गुनगुने पानी में गिलास में या किसी डब्बे में आप गुनगुना पानी ले लीजिए, फिर उसमें आप उसको पैकेट को डाल दीजिए, वो अच्छे से घुल जाएगा, फिर आपको उसको जहाँ यूज़ करना है आप वहाँ पर डालेंगे। तो इस तरीके से हमको ड्रेंचिंग करनी है। और भी कई चीज़ें हैं, NPK का आप अलग अलग ग्रेड करके, जैसे 3-3 दिन के बाद फिर आप आगे चल के 10 दिन पे या 15 दिन पे ह्यूमिक एसिड हो गया, फिर NPK 18-18 या 20-20-20 हो गया, इसके साथ कार्बेंडाजिम हो गया। और कभी-कभी जब 1 महीने का लगभग पौधा हो जाए तब आप उसमें क्या कहते हैं वो, इमिडाक्लोप्रिड भी मिला सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड सिस्टेमिक होता है और ये रस चूसक कीड़े जो हैं, सफ़ेद मक्खी, इन सब से इन सब के लिए यूज होता है। तो आप जब जड़ों में इसकी ड्रेंचिंग करेंगे तो पौधे के सिस्टम में पहुंच जाएगा और इन कीड़ों से ये सुरक्षा देगा। ऐसे बहुत से मतलब कि और भी कई चीज़ें हैं, आप जो कर सकें उसको एक बार में 2 या 3 को ही मिला के इस तरीके से आप ड्रेंचिंग करिए। शुरू में आपको क्या करना है, पौधों को जड़ों के पास, जो पौधों की जड़ है, जड़ क्षेत्र है,
उसको नमी देनी है और डायरेक्ट कांटेक्ट में इसमें पानी की मात्रा को ज़्यादा नहीं रखना है। जब आपने एक तो नाली वाला विधि हो गया, जब आपने नाली से इसका जो है कर दिया, पौधे का प्लांटेशन किया, तो आप प्लांटेशन कर दिए, पहले दिन पानी दे दिए, दूसरे दिन दे दिए। जब फरवरी का महीना है या मार्च का महीना शुरुआत में, तब 2-3 दिन ऐसे पानी दिए, उसके बाद नाली की हल्की सिंचाई कर देंगे। फिर 1 हफ्ते बाद हल्की सिंचाई कर देंगे। जब आप नाली की हल्की सिंचाई करेंगे तो ज़मीन के नीचे से नमी पहुंची रहेगी और ऊपर सूखा रहेगा, तो पौधों के मरने का चांस बहुत कम रहेगा, पौधे मरेंगे नहीं। और हमने जब भी इस तरीके से किया है, शुरुआत में कभी-कभी जो है कुछ ही पौधे मरे हैं, मान के चलिए 2, 4, 10 पौधे, नहीं तो हमारा खेत भी हमने ऐसे चुनाव किया था, बड़े होने के बाद एक भी पौधे हमारे कभी इसमें डंपिंग नहीं हुई है, जड़ गलन की वजह से इसमें नुकसान नहीं हुआ। और अभी यही बात करते हैं दूसरा वाला जो हमारा मेथड था, जैसे हमने बेड बना के मल्चिंग किया था। यदि आपके पास ड्रिप है, तो पौधा के प्लांटेशन से पहले आप एक बार ड्रिप चला दीजिए। एक बार आप ड्रिप चला देंगे, पूरा बेड भीग जाएगा। बेड भीग जाए, फिर उसके बाद 1 या 2 दिन बाद आप उसमें प्लांटेशन करिए। जब पूरा बेड भीग जाएगा, उसमें अच्छी नमी आ जाएगी और फिर जब नमी और सूखेगी, तो जो मिट्टी है, उसमें नमी तो रहेगी लेकिन वो भुरभुरी रहेगी। आप वहाँ पर इसमें जो है इसका प्लांटेशन, जब इसमें पौधे का प्लांटेशन करेंगे, उसके बाद आपको जो भी खाद या दवा है, उसको मिला के हल्की सी एक बार आपको उसमें हर पौधे में ड्रेंचिंग करनी होगी। ड्रेंचिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो स्प्रे वाली मशीन होती है, उसको पीठ पे टांग के आगे का नोजल खोल के उससे आप खड़े होके ऐसे लाइन पे बढ़ते रहिए, चारों तरफ पानी देते रहिए। तो ये तरीका हो गया आपका। 1 बार 2 बार आपको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेड में पूरी नमी है, तो फिर आपको उसमें आप ड्रिप से उसकी सिंचाई करते रहेंगे शुरुआती अवस्था में। इसी टाइम पे ड्रिप का काफ़ी यूज होता है। यदि आपने ड्रिप नहीं लगाया हुआ है, आपको क्या करना है, एक बेड को पूरे को उसको सिंचाई कर देनी है। एक को छोड़ देना, फिर एक को सिंचाई करना। आप प्लांटेशन के पहले कर सकते हैं। 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप एक बेड को सिंचाई कर देंगे, उसकी नमी सोख के बेड के अंदर चली जाएगी और फिर एक आपका खाली रहेगा, उसके आप उसमें से आते जाते हुए उसका प्लांटेशन कर सकते हैं, उसमें जो दवा देना है ये सब कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से शुरुआत में आप एक तरफ से सिंचाई कर रहे हैं, जब पौधे का ग्रोथ होने लगे तो आप बीच वाले लाइन का, फिर इसको छोड़ के दूसरे को सिंचाई करिए, फिर इसको करिए, ऐसे एक-एक बार अंतर रखते हुए एक को सिंचाई, फिर दूसरे की सिंचाई, फिर एक की सिंचाई, फिर दूसरे की सिंचाई, इस तरीके से आप इसकी सिंचाई करते रहिए। अब बात आती है शुरुआत में हमको स्प्रे करना है कि नहीं। शुरुआत में आपको, जब नर्सरी वाले तो वैसे स्प्रे करके देते हैं, और शुरुआत में आपको इसमें जो है थोड़ा बचिए स्प्रे से। पौधा एक बार जब ग्रोथ पकड़ ले और इसकी पत्तियां निकलने लगी, तब हल्के मात्रा में आपको फंगिसाइड और आपका जो ये इमिडाक्लोरोपिड है, आपको इसका स्प्रे करना है। और इसके बाद 1 महीने के बाद जब पौधे का विकास अच्छा होने लगता है, तो इसमें आपको क्या करना है, साफ फंगिसाइड आती है, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब होता है, और फिर कभी-कभी कॉपर आप ले लीजिए। इसमें आप इसके साथ इमिडाक्लोरोपिड, जो कि और एक तारा आता है, थाइमेथाक्जाम होता है, बदल-बदल के। आपको इसमें बीच-बीच में मकड़ी के लिए भी दवा लेनी है, मकड़ी का भी इसमें असर पड़ता है। 1-2 महीने बाद आप इसमें मकड़ी के लिए डालें, और मकड़ी के लिए ओमाइट आती है, और फिर ओबेरॉन आता है, महंगी दवा है। और इसका यूज़ तब करना है जब जिसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हो, क्योंकि महंगी दवा है और थोड़ा हैवी भी है, तो शुरुआती अवस्था में नुकसान कर सकता है। और पपीते में जब भी आपको यूज़ करना है, शुरुआत में डोज़ काफ़ी कम रखना, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव फसल है, और यदि आप नए हैं और डोज़ बढ़ा दिए, तो उसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी। और पत्तियाँ शुरुआत में यदि किसी दवा का डोज़ बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो पत्तियाँ उसमें जलती भी हैं और पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं। और आपको ये समझ में आया कहीं ऐसा तो नहीं वायरस आ गया, नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। कभी-कभी दवा का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इसकी वजह से भी पत्तियाँ इस तरीके से टेढ़ी होने लगती हैं। इसके बाद आगे की बात करें, पौधा आपका 1-2 महीने के आसपास हो गया, फिर उस टाइम पे गर्मी भी बढ़ जाती है, और इस टाइम पे यदि आपको बात करें कोई अंतर फसली लेना चाहें, तो पपीते में आप ऐसा कोई अंतर फसली नहीं लेना है आपको। आप इसमें गेंदे की फसल ले सकते हैं। आपके क्षेत्र में यदि गेंदे की बिक्री है, तो आप भरपूर मात्रा में इसमें गेंदा लगा सकते हैं। और नहीं गेंदा लगाना है, तो फिर आप इसमें मक्का लगा सकते हैं, लेकिन जितने पौधे आपके पपीते के हैं, एक पपीते पे आप 2 मक्का या 3 मक्के का ही पौधा लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो ज़्यादा बहुत घना हो जाएगा और फिर वो नुकसान भी करेगा। मक्का जब लगाना है, दक्षिण और पश्चिमी जो किनारा है, उधर आप एक पौधे पे 2 या 3 मक्का लगा सकते हैं, तो थोड़ा वो गर्मी में उसको छाँव भी देगा। और पपीते में छोटे पौधे रहते हैं, सनबर्न जो है, पत्ते जलने की भी दिक्कत आती है, लेकिन यदि आप हर चीज़ अच्छे से मैनेज करते हुए चलेंगे, तो इतना दिक्कत इसमें नहीं आएगी।
सनबर्न थोड़ा बहुत जो होगा, फिर नई पत्ती आएंगी तो सही हो जाएगा। जहाँ तक हमने देखा है गर्मी से ऐसा कुछ नहीं है कि पौधे जल के ख़त्म हो जाते हैं। जब छोटे पौधे होते हैं और उस टाइम पर जो खेत में सिंचाई होती है, उसके बाद जो गर्म हवाएं होती हैं उसकी वजह से, या फिर डायरेक्ट उसमें पानी लग गया, जड़ों में पहुँच गया और जड़ के अंदर मिट्टी में इसमें बैक्टीरिया पहले से हैं, फंगस हैं, उसकी वजह से जड़ों में सड़न आने लगा, तभी पौधे मरते हैं। और मेन चीज़ यही होता है कि जब जड़ों के अंदर नमी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, या डायरेक्ट जड़ों के अंदर पानी उसमें मिट्टी में ज़्यादा बना रहता है, तो जड़ों के अंदर उसमें फंगस है वो पैदा होने लगते हैं, और फंगस उसमें उसके जड़ों को खा जाते हैं, और जड़ें जब सड़ जाती हैं तो पौधे का विकास वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। खेत की तैयारी से पहले आप इसमें जब गोबर की खाद डालते हैं तो आप इसमें ट्राइकोडर्मा एकड़ के हिसाब से 4-5 किलो यदि डाल देते हैं, तो उसमें आपके खेत में जो पहले से फंगल हैं, जो फंगस हैं, उनसे कुछ बचाव होगा। तो ये भी एक तरीका है। और फिर गर्मी में आपको बराबर शुरुआत में इसमें आपको दवा का जो रस, सफ़ेद मक्खियाँ हैं, थ्रिप्स हैं और एफिड हैं, इन सब का, फिर माइट है इनके लिए, और कुछ कीड़े कभी-कभी लगते हैं जो रेंग के पत्तों को काट के खाते हैं, उनके लिए आप इसमें जो है प्रोफेक्स दवा आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और या फिर आप इमेमेक्टिन बेंजोएट जो है, यदि थोड़ा ज़्यादा मात्रा है तो इमेमेक्टिन बेंजोएट की हल्की मात्रा 8 ग्राम 15 लीटर की टंकी में आप उसका 7-8 ग्राम प्रयोग करके एक बार स्प्रे कर देंगे, तो सारे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। वो उसके सिस्टम में चला जाएगा, जो भी पत्तियां कहीं भी काटेंगे तो भी वो कीड़े मर जाएंगे। तो ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है कि ऐसी दवा का प्रयोग करें जिससे कई तरीके से उस पर प्रभाव ऐसा ना हो जो कीड़े के ऊपर पड़े और जो बच गए उनके ऊपर नहीं पड़ा तो वो ना मरे। तो ये थोड़ा इसमें आप इसका प्रयोग करते हैं तो अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, पपीते की खेती में आपको दवाओं का भरपूर प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपने दवाओं में कमी की और एक बार रोग आ गया, रोग फैलने लगा, तो फिर आपको नुकसान काफ़ी होगा। तो आपको शुरुआत में लागत लग रही है तो उसको आपको डरना नहीं है, आपको भरपूर लागत लगानी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपने पपीता का पौधा लगा दिया और बोला कि हाँ, बोला था कि लागत लगानी है, और आप पैसे लगाते रहे, लेकिन सही तरीके से नहीं लगाएँ तो आपका तो भी नुकसान होना है। तो जब भी आप पहली बार करिए तो काफ़ी सचेत रहिए, सतर्क रहिए और सीखिए और अच्छे से करिए, और उत्पादन एक बार आप ले लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएँगे कैसे क्या करना है। एक इसमें होती है शुरुआत से ही, दक्षिण भारत की कंपनी है और स्क्रीन पे आपको दवा दिख रही है। ये पपीते के लिए काफ़ी अच्छी दवा है। इसमें हम वैसे दक्षिण भारत कंपनी, इसका हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हम इसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस दवा का जो हमको अच्छा रिस्पांस मिला है, और इसी के अलावा एक और दूसरी दवा है उसको भी हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। इसका भी आप जो है यूज कर सकते हैं। ये तब के लिए है जब आपका इसमें वायरस आने लगे, उसके लिए। लेकिन आप यदि शुरुआत से ही इसका बराबर जिस हिसाब से इसका डोज दिया गया है, समय के अनुसार आप जब इसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, इसमें पूरी डिटेल दी है कब कब इसका जो है आपको यूज करना है। इसका आप यदि यूज करते हैं तो ये जो है आपका वायरस आने से तो नहीं रोकेगा कि वायरस नहीं आएगा। यदि कीड़े आ गए, क्योंकि इसमें कीटनाशक भी, यदि कीड़े आ गए और कीड़ों के अंदर वो वायरस है, क्या होता है, कीड़े वाहक होते हैं। किसी वायरस ग्रसित पौधे से इन्होंने रस चूसा, और अंतरफसली देखिए इसीलिए कहा जाता है कि नहीं लगानी। अगर आपने बैगन लगा दिया, टमाटर लगा दिया, मिर्चा लगा दिया, लौकी, कद्दू लगा दिया, तो इन सब में वायरस, इन सब में भी वायरस वाले रोग आते हैं। यदि इन सब में ये सब कीड़े हैं, वायरस हैं, वहाँ से कीड़ों ने इसको रस को चूसा, और उसके बाद ये जो है इसको अपना पपीते के फसल में इन्होंने रस चूसा, तो वहाँ से वायरस इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा और फिर इसमें अपना प्रकोप दिखाने लगेगा। लेकिन यदि आपके पौधे स्वस्थ हैं, खेत की तैयारी अच्छी की गई है, पौधे मजबूत हैं, जैसे कहते नहीं कि कोरोना टाइम में जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसी तरीके से यदि पौधे स्वस्थ रहेंगे और इसमें जो है इसमें वायरस आने के बाद भी उसका कोई प्रभाव इसमें फिर नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव पड़ेगा लेकिन ज़्यादा इसका नुकसान उसमें नहीं होगा। तो ये जो दवा है, ये वायरस आ जाने के बाद ही वायरस के प्रभाव को रोक कर रखती है, लेकिन हमको 15 दिन के अंतराल पे इसका प्रयोग करते रहना है। 7 महीने 8 महीने तक जो 9 महीने तक का जो टाइम पीरियड होता है, और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जब आप फरवरी में लगाएंगे तो आपका जून से जो टाइम है, फरवरी मार्च में लगाएंगे, जून से फल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो गर्मी है, गर्मी जब थोड़ी सी कम होगी और
उसी टाइम पे इसका जो है टाइमिंग शुरू हो जाएगा और पूरा बरसात भर अच्छा मौसम मिलेगा, बढ़िया से फल बनेगा। अक्टूबर नवंबर तक अच्छे से आपका फल लगातार मिलता रहेगा। लेकिन यदि आप सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो इस बीच आपका ठंडी में शुरुआत की जब कंडीशन रहेगी तो पौधा काफ़ी प्रभावित रहेगा और हाँ, उसकी हाइट अच्छी नहीं जाएगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और उसका ग्रोथ फिर तब वही जब फरवरी मार्च का टाइम आएगा, अब उस टाइम पे आप जब इसमें खाद वाद अच्छे से देंगे, बढ़िया सिंचाई करेंगे, तब उसका ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू होगा। तब तक का उसका जो 4-5 महीने का टाइम है ये तो बीत गया है और उसके बाद ये मार्च अप्रैल से तब फल बनने का टाइम आएगा और उस टाइम में काफ़ी गर्मी और धूप रहेगी और फिर वहाँ पर कभी फल बनेंगे नहीं। और जब तापमान बढ़ता है किसान भाइयों, जो भी फूल होता है वो फल होता बनता है तो परागण होता है और परागण के कई माध्यम होते हैं, हवा और नमी ये सब होना चाहिए। तापमान ज़्यादा हो गया तो भी परागण प्रभावित होता है और भी कई कारक होते हैं, जैसे बोरान हो गया और जिंक है और कैल्शियम, इन सब की मात्रा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी फ्लावरिंग को प्रभावित करती है। इन सब का फ्लावरिंग में और इन सब में डिटेल में एक एक चीज़ का कैसे क्या होता है, इसका डिटेल में अलग अलग पार्ट में वीडियो लाएंगे, तो उसमें भी आपको इसकी अच्छी जानकारी होगी कि फूल नहीं बन रहे हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत हो सकती है क्या नहीं। तो यही समस्या होती है कि गर्मी में तापमान ज़्यादा रहेगा तो भी अच्छे से फल नहीं बनेंगे और फिर आपका जब जून जुलाई का समय आएगा तब तक तो आपका पौधा 9 महीने 10 महीने के लगभग 8 महीने का हो जाएगा। फिर वो तो बूढ़ा हो गया, फिर उस हिसाब से आपका उतना प्रोडक्शन नहीं आने वाला है। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय इसीलिए फरवरी और मार्च को माना जाता है, जैसा कि हमने अनुभव किया है। यदि आप उत्तर भारत में इसकी खेती करते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे उपयुक्त है। अब ये जो हमने दवा बताया जो इसके वायरस के प्रभाव को रोकना, सबसे पहले तो आपको खेत को साफ रखना है। खरपतवार यदि होते भी हैं तो आप इसमें राउंड अप का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका जैसे मल्चिंग नहीं किया है आपने और बीच में खरपतवार आ रहे हैं तो आपको सावधानी से पौधों पे ना पड़े, आप राउंड अप का यूज़ करिए। घास खरपतवार आपका साफ हो जाएगा, कीड़े नहीं रहेंगे। जब कीड़े नहीं रहेंगे, कीड़े कम आएंगे तो रोग और बीमारी फैलने के चांस काफ़ी कम होंगे। शुरुआत का 7-8 महीने का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपने जितने पौधों को बचा लिया और जितना अच्छा ग्रोथ आपने दे दिया, उसी हिसाब से आपके पौधों में फल आएंगे। और इसके जो रेड लेडी वाली वैरायटी है, 1 से 1.5 क्विंटल तक का भी इसका उत्पादन देने की क्षमता है और टाइम पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 1.5 क्विंटल फल आ जाएगा। 2 साल, 2.5 साल भी आप इसको चला सकते हैं। 2 साल तक में आप 1.25 क्विंटल, 1.5 क्विंटल तक का भी उत्पादन ले सकते हैं। 25-30 किलो भी आपका जो ऐसा होगा, रोग बीमारी आई, अच्छे से नहीं ग्रोथ हुआ तो 25-30 क्विंटल भी आता है। कभी-कभी ऐसा भी आता है कि ज़्यादा दिक्कत हो गई, पौधे का ग्रोथ नहीं हो पाया किसी पौधे का, तो किसी पौधे में 8-10 किलो भी फल बनते हैं या फिर कुछ ही समय बाद वायरस आ गया तो उतने फल नहीं बन पाते हैं। तो इस तरीके के होते हैं। आप जितना उसको अच्छे से केयर करेंगे, जितने पौधों को आप अच्छे से बचा ले गए, तो उतना आपका इसमें प्रोडक्शन उस हिसाब से मिलेगा। 2 तरीका हमने बताया था, एक तो जो मल्चिंग वाला शुरू में बताया था, तो आपका पूरा अच्छे से मल्चिंग हुआ है, फिर उसमें हमको फिर से दोबारा मिट्टी-वुट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। शुरू में जब 3 से 4 महीने का पौधा होता है, जून में आस-पास में आंधी तूफान आते हैं और उस टाइम क्या होता है, जब हमने शुरू में बताया था, शुरू में आपको सिंचाई कम करनी, लेकिन 1 डेढ़ महीने बाद हमको सिंचाई की बात करते हैं पूरी में। तो 1 डेढ़ महीने बाद हम जिसमें मल्चिंग लगाए हैं, ड्रिप से तो सिंचाई करते हैं, हमको फ्लड से भी सिंचाई कर देनी चाहिए करीब 4 महीने के बाद में। गर्मी में पूरा खेत एकदम धधकता रहता है, काफ़ी गर्माहट रहती है, तो बीच में भी हमको सिंचाई कर देनी चाहिए। बीच में सिंचाई कर देंगे तो खरपतवार भी उगेंगे, तो उसमें हमें खरपतवार नाशक डालना होगा। पूरा खेत में जब सिंचाई रहेगी तो खेत में ठंडा बना रहेगा और पौधे अच्छे से चलेंगे। और जो दूसरा तरीका हमने बताया था मेड़ के पास में लगाने का, जब 1 महीने का इसका पौधा हो जाए तो हल्की मिट्टी हमको उसमें चढ़ानी है। थोड़ा-सा खाद डीएपी-ऊपी डाल के हल्का चढ़ाना है और जो हमने खाद एक बार बेड में ही डलाया था, अब बात ये आएगी कि हमने जब पूरा बेड बना दिया, बेड बनाते टाइम हम थोड़ा एक्स्ट्रा खाद डालेंगे, लेकिन जब हमने बेड बनाया है उसमें दोबारा जब हमको खाद देनी है तो 3-3 महीने के बाद में हमको दोनों बेड के किनारे पर खाद देनी है। हम जैसे ड्रिप लगा है तो हम ड्रिप से तो कोई भी खाद दे सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से ही दे देंगे। लेकिन अगर हम ड्रिप नहीं लगाए हैं तो हमको जो भी खाद देनी है, इसमें खाद में क्या देनी है, हमको डीएपी देना है, पोटाश देना है और कभी-कभी यूरिया के साथ जिंक और कैल्शियम देना है। तो यूरिया के साथ जिंक कैल्शियम खाली देंगे और जब डीएपी पोटाश देंगे तो यूरिया नहीं देंगे। उसके साथ हम कभी सल्फ़र का यूज़ कर लिए और फिर कभी उसमें हम जो जाइम होते हैं उनका यूज़ कर लिए। और एक आता है कैलिबोर नाम से आता है, जड़ों के विकास के लिए काफ़ी होता है। और एक टाटा का आता है रैली गोल्ड आता है, टाटा का रैली गोल्ड आता है। उसका भी काम जड़ों को काफ़ी अच्छे से बढ़ाने का होता है। और कोई भी फसल आपकी जो है
चाहे वो जड़ों के अंदर मतलब अंदर होने वाली, जैसे आलू हो गया जड़ वाली फसल है, या ऊपर फल लेने वाली है, आपको जड़ों का ग्रोथ जरूरी है सब में, क्योंकि जड़ें जितनी फैलेंगी, खेत में पोषक तत्व जरूर है, लेकिन अगर आपका मुंह बंद है, आपको खाना रखा हुआ है लेकिन आपको मुंह पे टेप लगा हुआ है, आप खा ही नहीं सकते, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, खाना ऐसे ही खराब हो जाएगा। जड़ें जब खुलेंगी, उसमें सेकेंडरी और टर्सरी सफ़ेद रूट, जो वाइट रूट्स हैं, उनका विकास होगा, पौधा पोषण लेगा और पौधे का विकास काफ़ी अच्छे से होगा। किसान भाइयों, ये सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं काफ़ी तजुर्बे की बातें हैं, सारा चीज़ हमने खुद ये सब खेती करके अनुभव लिया है, ऐसा नहीं है कि किताबी बातें बता रहे हैं। और तब का जब टाइम था तो हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता था, और अब हम समय निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि पपीते की खेती, पपीते की किसान की बात करें, ये जिस प्लॉट में हम अम्बेडकर नगर में, हमको यही एकमात्र ऐसा प्लॉट मिला है, और इस प्लॉट का शुरुआत से ही हम इसमें 2-3 महीने तो नहीं, उसके बाद से जब हमारे कांटेक्ट में आए हैं किसान, तब से जानकारी लेते आ रहे हैं, और हर एक जानकारी हमने इसमें दिया हुआ है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस यहाँ पर हम आए हुए हैं तो ये प्लॉट हमको दिखा। बाकी किसान एक बार पपीते की खेती में आते हैं, फिर नुकसान होता है, चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, फिर उसमें जो है हिम्मत नहीं करते कि पपीते की खेती करें। लेकिन सही जानकारी यदि आपके पास है तो पपीते की खेती से आप उत्तर भारत में, खासकर उत्तर भारत के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रेट अच्छा मिलता है। दक्षिण भारत में पपीते की खेती आसानी से होती है, लेकिन वहाँ पर 10 रुपये 15 रुपये, कभी कभी ऐसे भी वीडियो देखने के आते हैं, बढ़िया से फल लगे हुए खेत की जुताई कर दी जाती है, रेट नहीं मिल पाता है। वही पपीता ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक महंगा बिकता है, लेकिन आप यहीं पर यदि उगा लेते हैं तो आपको अच्छा भाव मिल जाएगा, तो इसलिए फ़ायदेमंद है। तो सिंचाई वाली बात हुई, जब हम बेड में किनारे की तरफ जो भी मिक्स करके खाद देना है, या तो हम हल्का सा मल्चिंग उठा के, हमारी कई वीडियो हैं आप उसमें देखेंगे मल्चिंग में हम कैसे खाद देते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। किनारे में आपको खाद देना है, और आप जब उसकी सिंचाई करेंगे तो जहाँ तक पानी चढ़ जाता है, जब आपके पौधे 3-4 फीट के हो जाएंगे, 3-4 महीने के हो जाएंगे, आपको बीच में पर्याप्त, मतलब हैवी में आप जो है करीब जो 6-7 इंच, जैसे बेड आपका ऊंचाई पे है, 1 फीट करीब ऊंचा हो गया है, तो आप बीच में 6-7 इंच ऊंचाई तक पानी दे सकते हो। पानी सोख के वो उसमें अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं पानी भरा नहीं होना चाहिए, लेकिन नमी इसको पर्याप्त चाहिए, तो उसके माध्यम से जो आप खाद देंगे तो उसमें चला जाएगा। और दूसरा जो हमने तरीका बताया था, जिसमें एक नाली बना के उसके बगल में प्लांटेशन हुआ था, इसका प्रैक्टिकल आप हमारे और भी वीडियो हैं जिसमें हमने सब दिखाया हुआ है कि अब हम कैसे मेड़ चढ़ा रहे हैं, कैसे हमने नाली बना के प्लांटेशन किया है, उसको भी आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें क्या करना है हमको, यदि आपके पास टिलर है तो टिलर, नहीं तो फिर आप किसी चीज़ से, जैसे ट्रैक्टर चल रहा है तो आप दूरी रखे हैं तो ट्रैक्टर से इसकी जुताई कर दीजिए। फिर फावड़े से आपको इसका बेड बनाना है, इसको फिर से आपको बेड के तरीके से बनाना है। आप जब भी इसकी इस तरीके से करें तो लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा के रखें, और उसके बाद लाइन पे जब पौधे पास पास बनेंगे तो आपको पूरा बेड बनाना है। और जब आपको बेड बनाना है उस टाइम फिर से आपको हैवी डोज देना है, क्योंकि आप जब भी आप मिट्टी का काम चढ़ाने का करें तो आप उसमें खाद दे दीजिए, क्योंकि जो डीएपी है या सुपर का आप यूज़ कर रहे हैं, या पोटास का, या कोई जाइम है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट है, इन सब का आपको मिट्टी में मिक्स करके जब देंगे तो उसका काफ़ी अच्छा यूज होगा, और पौधे अच्छे से इसको प्राप्त करेंगे। इसमें हमको फिर क्या, जो नाली वाली विधि थी उसमें भी हमको बेड बना देना है। हमेशा ध्यान रखना है पौधों के पास में एक बार में ही ज़्यादा मिट्टी नहीं चढ़नी चाहिए, पहले आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी उसको चढ़ाते जाएं, और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप मिट्टी चढ़ाएं तो उसके चारों तरफ ड्रेंचिंग कर दें फंगिसाइड का, और इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, इनका। तो ये सब हो गया, और बीच बीच में आपको ऊपर भी स्प्रे करना है, मिट्टी चढ़ाना, ये जो समसामयिक कार्य हैं ये सब आप इसमें इस तरीके से करते जाएंगे। बरसात का जब समय आ जाता है तब तक आपका बेड कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बीच की जो क्षेत्र है वो थोड़ा बेड बनाएंगे, बीच का क्षेत्र थोड़ा गहरा हो जाएगा, और बीच में आप थोड़ा गहरा रखेंगे तो पानी बीच के नाली से ही होते हुए खेत से बाहर, ऐसे कुछ आपको व्यवस्था करनी है कि खेत से पानी बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से यहाँ तक हो गया। अब बरसात के समय में आपका फल अच्छे से बढ़ने लगेगा, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, कोई छोटी मोटी बीमारी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, किसी चीज़ की कमी है, उसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर एक खेत के हेल्थ अलग अलग टाइप से होता है, तो एक ही इसमें नहीं बताया जा सकता कि यही चीज़ दे दो तो ठीक हो जाए। आप उस टाइम पर देखेंगे क्या चीज़ आ रही है, क्या समस्याएँ आ रही हैं, उसको समझिए, कोई दिक्कत आ रही है तो किस वजह से आ रही है उसको समझिए, फिर उसका आप उसमें निदान करिए। और इसके बाद इसमें फल बनने लगते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो वायरस आते हैं, जो मेन समस्या रोग आते हैं। एक तो इसमें आता है जो मकड़ी होता है, माइट। माइट की वजह से कभी-कभी आपका जो पत्तियां हैं नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं और लंबी होने लगती हैं, तो वो भी लक्षण वायरस के टाइप से मिलने लगता है। कभी-कभी ऐसा लगता है वायरस तो नहीं आ गया, वायरस में वही चीज़ ऊपर की तरफ मुड़ती हैं,
जब वायरस आता है, माइट में नीचे की तरफ मुड़ के लंबी होने लगती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पौधों पत्तियों को नीचे की तरफ से जब आप देखेंगे तो उसमें लाल मकड़ी दिखेंगी या फिर इस तरीके से हल्का जाला दिखेगा। आप उसमें ओमाइट का प्रयोग करिए, या फिर आप कभी पेगासस का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी मकड़ी की जो दवा होती है और साथ में सफ़ेद मक्खी दोनों की होती है। तो बीच में आप 2-3 महीने बाद एक बार पेगासस का यूज़ ज़रूर कर लीजिए। और ये चीज़ हो गया। वायरस हमेशा कीड़ों के माध्यम से आती है, सफ़ेद मक्खी इसके बारे में हमने बताया ही था। इसके लिए जो दवा हमने बताया है, आप उसका बराबर जो जैविक टाइप की दवा है, उसका दवा आप बरसात से पहले कर लें तो ठीक है। बरसात में क्या होता है, आप उस दवा का स्प्रे करेंगे, क्या पता तुरंत बारिश हो गई और वो दवा 2-3 घंटे स्प्रे होने के बाद पड़ी रहनी चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगी, क्योंकि जैविक दवा है वो। तो इस टाइप से आपको इसमें वायरस से कंट्रोल रखना है। और आपका करीब जो है जून, जुलाई, अगस्त से आपका अक्टूबर, नवंबर तक इसमें फल बनते रहेंगे। जब ज़्यादा ठंडी आ जाती है तो फल बनना इसमें बंद हो जाता है, या फल छोटे बनने के बाद उसी पे पड़े रहते हैं। फिर आपका फरवरी का जब टाइम आएगा अगली बार, उस टाइम का भी बता दे रहे हैं, उस टाइम फिर आपको एक बार हैवी डोज में खाद देना। वैसे आपको 45 दिन 1 महीने में डीएपी देना है और पोटास देना है, और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व तो आपको जिंक, बोरान, कैल्शियम ये सब देते रहना है, क्योंकि इसमें जो भी फल बन रहे हैं आपके खाद से ही बन रहे हैं। उसमें खाद की मात्रा कम होगी तो फल की साइज़ कम होने लगेगी, फल बनना कम हो जाएगा। जितना आप इसमें खाद देते जाएंगे उतना आपका जो इसका अच्छे से होगा। बीच में यदि आपके पास आप वर्मी कंपोस्ट रखते हैं तो बीच में आप वर्मी कंपोस्ट भी बीच में डालते रह सकते हैं। गोबर की खाद अगर आपको बीच में डालना डालना चाहते हैं बाद में, तो पुरानी करीब 1.5-2 साल पुरानी खाद को आपको बीच में ही ऐसे डाल सकते हैं, फिर फ्लड इरिगेशन करते रहेंगे, उसका रस उसमें जाता रहेगा। तो आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व देना है, खाद देना है। और ये जब फरवरी की बात कर रहे हैं, अगले 1 साल बाद फरवरी मार्च में जब आप एक बार हैवी डोज में खाद देंगे, और उसकी सिंचाई आपको फरवरी के शुरुआत से ही करते रहना है, जनवरी से ही आपको सिंचाई करते रहना है। जब इसका उपयुक्त समय आएगा आप देखेंगे, चाहे वायरस वाले पौधे हल्का फुल्का जो वायरस है, जैसे एक रिंग स्पॉट वायरस होता है, पत्तियों के ऊपर गोल गोल छल्ले बनने लगते हैं और फलों पर भी छल्ले बनते हैं, प्रभावित होता है उत्पादन कुछ, लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ता। येलो मोज़ेक वायरस, पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, सूखने लगती हैं, थोड़ा ज़्यादा ही प्रभाव डालता है। और जो इसमें लीफ कर्ल वायरस होता है, जो पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वो आ गया तो उसके बाद पत्तियाँ आगे निकलनी ही बंद हो जाती हैं, फल भी बनना बंद हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जो 7-8 महीने, 9 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें आप जितनी दवाओं का प्रयोग कर लेंगे, जितने फल बन जाएंगे, उसके बाद आपको कोई भी वायरस आ गया, वो फल ज़्यादा खतरनाक वायरस है, फल कम बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा और पकेगा, तो आपका उत्पादन आना है। तो 9 महीने तक आप इसको 10 महीने तक अच्छे से प्रयोग करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, खाली फलों में एक दिक्कत आती है, फलों में दाग धब्बे बनते हैं, जिसे एंथ्रेक्नोज कहते हैं। कभी कभी ऐसे तो पक जाएगा, फल ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही पकने लगेगा फिर आप उसको रखेंगे, क्योंकि इसको हल्का फुल्का पकता है, फिर इसको पेपर लपेट के रखा जाता है, फिर दुकान पे रहता है, तो वहाँ पर इसके दाग बढ़ने लगते हैं। तो ये एंथ्रेक्नोज की वजह से होता है, सड़न होने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फंगिसाइड और बैक्टीरिया नाशक जी, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसका यूज़ करना है। और एक है फंगिसाइड, बैक्टीरिया, दोनों एक ही में आती है, स्क्रीन पे आपको दवा मिल जाएगी। तो ये वाली जो दवा है ये काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका, करीब 30 ml प्रति टंकी 15 लीटर में, कम से कम 30 से 40 ml आप इसका यूज़ करेंगे तो 2-3 स्प्रे में जो, यदि आपके फलों में सड़न आ रही तो सब जो है सही हो जाएगा। बाकी आप महीने में एक बार नेटिवो का प्रयोग ज़रूर करिए। और बीच में कोई दूसरा यदि आप फंगिसाइड लेते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम हो गया, और बाद में हमको ये जब फल बन जाते हैं तो हमको ऐसे फंगिसाइड का यूज़ नहीं करना है जो फलों के ऊपर दाग धब्बे डालते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, मैनकोजेब हो गया, साफ हो गया। इनका जब हम स्प्रे करेंगे तो पौधों मतलब फलों के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, उसका निशान बन जाता है, कलर आ जाता है। तो जब फल पकते हैं तो वो कलर उसमें पड़ा रहता है, तो उसमें उतनी लाइटिंग नहीं रहती है, और फलों में चमक लेना है आपको। बीच में इसमें बोरान, कैल्शियम का स्प्रे करना है और फंगिसाइड का स्प्रे करना है, जिससे फंगस जो है वो फलों के ऊपर अपना काम ना करे, उस पर कोई नुकसान ना करे, तो फलों में अच्छी लाइटिंग आती है, पकने के बाद और अच्छी कलर आता है इसका। इन बातों का ध्यान रखना है। और ये बात हो गया। अब यही है कि जब आप 8-9 महीने के बाद आपको बीच बीच में खाली फंगिसाइड, और कभी कभी 10-15 दिन के बाद एक आध बार आप इमिडाक्लोरोपिड या ऐसा जो है कीटनाशक का स्प्रे करना है। और बीच में जो आपके खरपतवार हो रहे हैं उनको बराबर ध्यान रखना है, खरपतवार को आपको हटाते रहना है।
इतनी ये सारा काम हो गया। और अब बात करते हैं, आपने यदि फरवरी और मार्च में लगा दिया है तो आपका अक्टूबर सितंबर लास्ट से फल टूटने लगे, नहीं तो अक्टूबर से आपका टूटने लगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, शुरुआत में अक्टूबर में आपको दूसरे तीसरे दिन फलों को तोड़ना पड़ेगा। और जब गर्मी रहती है और जब ठंडी आ जाती है तो चौथे पाँचवें दिन में आपको फलों को तोड़ना रहेगा। फलों को तोड़िए और उसी समय आप उसको पेपर में, जो पेपर होता है उससे लपेट दीजिए, क्योंकि फल एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके छिलके में, पत्तियों में, हर जगह जो इसका दूध होता है, पपेन होता है, वो निकलने लगता है। जितना वो डैमेज होंगे उतना निकलेगा तो उस पर थोड़ा थोड़ा वो ख़राब लगने लगता है, उस पर धब्बे बनने लगते हैं। तो इसलिए उसको पेपर में लपेट के और उसको कहीं पर किसी बॉक्स में, जैसे कैरेट हुआ, कैरेट में रख के आप ढक के रख दिए। थोड़ा कलर आ गया फिर आप मंडी भेज दीजिए, या फिर जब आप मंडी भेजने लगेंगे, जैसे आपके क्षेत्र में नए में जाता है तो सब जानते हैं, तो थोड़ा सा हल्का पीला पका होगा उसको ले जाएंगे दुकान पे, धीरे धीरे वो कलर आता रहेगा। तो इसी तरीके से उसकी कीपिंग क्वालिटी 10 से 15 दिन तक वो रख के बेचते हैं। इसी वजह से इसका जो है रेट अच्छा मिलता है, क्योंकि इसको काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। और इसका गूदा जो है अंदर से जो ये कुछ सिंदूरी कलर का होता है, और इसमें अंदर सीड नहीं होते हैं, मिठास अच्छी होती है। यही सब खासियत है इस वैरायटी की, जो ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये बात हो गई, और बात करते हैं, जैसे आपने फरवरी मार्च में लगाया है तो अगले साल आपका जून तक तो चलना ही चलना है। अच्छा मैनेजमेंट है, पौधे अच्छे चल गए तो आगे आपका और जितना समय तक जाए आप तब तक उसको लेकर जा सकते हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो यदि सही मैनेजमेंट है तो आपका नीचे से 1 फीट से ही आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। यदि कुछ फल नीचे से नहीं बनते तो भी आपका 1 से 1.5 फीट नीचे आपका फल जब बढ़ेगा तो 1-1.5 फीट नीचे से ही आपका पूरा फल लगेगा। और ऊपर पौधों की बढ़वार की बात करें, यदि खेत अच्छे से मजबूत है तो आपका ये पौधा जो है 15-15 फीट तक भी ऊंचाई तक जाता जाता रहेगा और फल देता रहेगा। हमने आप कभी पुराना वीडियो हमारा देखेंगे, क्योंकि कई सभी लगभग हर फसल की वीडियो पड़ी है, आप उसमें देखेंगे कितनी ऊंचाई ऊंचाई तक पौधे में फल बनते हुए गए हैं। और 3 से 3.5 केजी के साइज़ के भी फल बनते हैं। और बाद में जब प्रोडक्शन लास्ट आने लगता है तो आधा केजी के भी जो साइज़ के फल मिलते हैं। और पपीते के लिए मार्केट में आपको क्या करना है, बेचना कैसे है? तो सबसे पहले तो आप पपीता लगाने से पहले देखिए आपकी मार्केट आपके यहाँ से कितना दूर है। आप इसको सब्जी मंडी में बेच सकते हैं, फल मंडी में भी बेच सकते हैं। वहाँ पर आप पता करिए रेट कैसा है। और पपीता लगा रहे हैं तो आपको मार्केट में खुद लेके जाना चाहिए। खुद लेके जाएंगे तभी आपको अच्छा रेट मिलेगा। या तो फिर ऐसा कोई विश्वसनीय हो, और जो कि इतना अच्छे से संभव नहीं है कि आपको सही उचित रेट वो वहाँ पर दे पाएगा। क्योंकि यदि आप खुद रहेंगे, आपकी देखभाल में रहेगा, तो वो भी आपके उस पे माल पे ध्यान देगा कि हाँ इसके ग्राहक आ रहे हैं, बिके या ना बिके, मतलब कैसे है। तो अच्छे से ये सब आपको मार्केटिंग में थोड़ा ध्यान देना है। और इसके बाद इसमें तोड़ाई में क्या करना है, एक तरफ से आप देखते जाइए, थोड़ा सा पीला कलर उसमें धारी आ गई, आप उसको तोड़ के पेपर में लपेट के और उसको नीचे रखते जाइए। फिर आप प्लास्टिक के टब में या किसी कैरेट में ऐसे रखते हुए खेत से बाहर निकालिए। कैरेट में भर भर के रख के उसको ऊपर ऊपर मतलब ऐसे तही लगा दीजिए। उसको आप किसी भी साधन से जो आपको सुविधाजनक लगे वहाँ से आप इसको मंडी में भेज सकते हैं। अब इन सब तरीक़ों की बात करें तो शुरुआत से लास्ट तक, जैसा कि पौधे आपके करीब 750 के आसपास के पौधे एकड़ में लगेंगे। और खर्चे की बात करें तो आपका एकड़ में 1 लाख से सवा लाख के बीच का खर्चा, क्योंकि आप सब अच्छे से करते हैं, तब सब अच्छे से आप करते हैं तो 1 लाख कम से कम आपका आज के टाइम के हिसाब से 1 लाख से सवा लाख का बीच का आपका खर्चा 1 एकड़ के हिसाब से लगेगा। और औसत उत्पादन की बात करें, कुछ भी हो सकता है। आपने सब कुछ खर्चा तो कर दिया 1 लाख के ऊपर, लेकिन सही तरीके से नहीं किया, पौधे स्वस्थ नहीं रहे, फल अच्छे से नहीं बने, रोग बीमारियां आ गई, तब तो आपका कम हो जाएगा। नहीं तो आप 50 केजी, 60 केजी, 80 केजी का भी आप औसत इसका मान सकते हैं। और 50 केजी का भी आपका अगर उत्पादन होता है, और ऐसा नहीं है कि आपका 100% पौधे बचे रहेंगे। 760 मतलब 750, 770, 80 पौधे यदि एकड़ में आते हैं तो आप 60-70 पौधे मान के चलिए आपके ख़त्म हो गए। आप कुछ एक्स्ट्रा पौधे लाए रहेंगे शुरुआत में, उसका दोबारा प्लांटेशन भी करेंगे तो 700 पौधों से इसका कैलकुलेशन करते हैं, 50 केजी का औसत आता है तो 350 क्विंटल के आसपास आपका उत्पादन बनेगा। आज के टाइम पे हम अपने क्षेत्र की बात करें तो 60 रुपये केजी, 50 रुपये केजी भी थोक रेट है।
लेकिन कभी कभी 30 रुपये भी आता है और 30-35। यहाँ के जो किसान भाई हैं जो अभी बेच रहे हैं शुरुआत में, तो करीब 50 रुपये के जी और 55 रुपये के जी भी रेट मिला है, 45 रुपये के जी भी रेट मिला है, और इस टाइम 30-35 में भी जा रहा है। जो कुछ छोटे साइज़ के होते हैं, कई जिसमें दाग धब्बे हैं, तो वो सस्ते जाते हैं। तो आप इसका जो है 30 रुपये भी यदि रेट मान के चल सकते हैं, 30 रुपये रेट मानिए, और 350 क्विंटल है तो करीब आपका जो है 10,50,000 के आसपास आपका ये बनता है। देखिए किसान भाई, ये एक कैलकुलेशन है जो हम बता रहे हैं कि हाँ, ये इतना ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब आपके खेत में उतने फल बनेंगे, आप उस तरीके से कर ले जाएंगे और करेंगे और हो भी जाए तब। क्योंकि सब कुछ अपने ऊपर नहीं है, आप सब कुछ करने के बाद भी यदि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हर इसमें पौधों को 32 टाइप के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और वातावरण में कीड़े कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे, तापमान और ह्यूमिडिटी ये सब घट बढ़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ा, आप सही समय पे दवा नहीं डाल पाए, रोग आ गया, वायरस आ गया, नुकसान हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक औसत हम मान के चल रहे हैं। आप 10.5 लाख हो गया, आप 1.5 लाख मान लीजिए लागत निकालिए, 9 लाख तक आप कमा सकते हैं। कम हुआ मान लीजिए आपका, यदि 20 केजी का प्रति पौधे के हिसाब से औसत आया और आपके पौधे बचे हुए हैं, फल कम आया, औसत आया 20 का, तो करीब जो है आपका 700 पौधे हैं, तो 7 दूनी 14, 140 क्विंटल के आसपास उत्पादन हुआ। तो भी आप मान के चलिए 30 का औसत रेट मिलता है, तो 4,20,000 के आसपास आपका है, और 1.25 लाख निकाल दिए, 3 लाख आपका बच रहा है एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से आप पौधे से इतना जो है मतलब पपीते की खेती से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यही रेट आपका कम हुआ, आप अच्छे रेट में नहीं बेच पाए, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना इसमें फ़ायदा हो सकता है। वैसे हमने जितना भी पपीते से कमाया है, आप वीडियो देखेंगे उसमें डिटेल में उस टाइम के हिसाब से जो रेट मिला था उसका, और कितना उत्पादन हुआ, कितना मुनाफा हुआ, सारा जानकारी उसमें दिया हुआ है। और आज हमने प्रयास किया कि पपीते की खेती के विषय में डिटेल में आपको जानकारी दें। और इसमें भी बहुत सी चीज़ें छूटी हैं, जैसे इसमें हर एक बीमारी की डिटेल जानकारी, और कैसे क्या होती है रोग आने से पहले, इसमें हम कैसे क्या बचाव करें। इनकी कभी हम आगे के टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक वीडियो के माध्यम से लेके चलेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। समय आगे आने वाला है फरवरी और मार्च महीने का, और काफ़ी किसान भाई पपीते की खेती करने वाले हैं। तो इसीलिए जो है हमने कोशिश किया कि इस टाइम पे हम आपको ये जानकारी दे दें, ताकि आपको एक मोटे तौर पे बारीक जानकारी हो जाए कि हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप इसकी खेती में पहले साल में ही घाटा ना उठा लें। और यदि पहले साल घाटा हो गया तो फिर आप इसकी खेती को छोड़ देंगे, फिर आपको ये इसका जो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो अब वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई और काफ़ी जानकारी देने का प्रयास भी किया गया, और फिर भी कुछ छूटता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में हम इसका जवाब देंगे। और ज़्यादा आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो उसको हम किसी वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही, और नमस्कार।